नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। अपन बात कर रहे थे अरावली प्रदेश की, और अरावली प्रदेश की कुछ क्लासें हो गई थी। आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अपन बात कर रहे थे अरावली पर्वत माला का आकार या संरचना के आधार पर वर्गीकरण। आकार या संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, देखो आकार व संरचना के आधार पर अरावली को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब 3 भाग कैसे कैसे हैं? जैसे ये अरावली है, ठीक है। ये अरावली मान लो, ये अरावली का उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया और ये मध्य भाग हो गया। तो ये उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली। तो 3 प्रकार से इसको क्या किया गया, बांटा गया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कैसे कैसे इसको बांटा गया है। पहला जो पार्ट है इसका, वो पहला पार्ट है उत्तरी अरावली, ठीक है। दूसरा जो पार्ट इसका, वो दूसरा पार्ट है मध्य अरावली, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है इसका, वो है दक्षिणी अरावली, ठीक है। देखो मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली को मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। और दक्षिण अरावली की बात करें तो इसे मारवाड़ की पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें मुख्य रूप से, अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से 10 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसके कुछ अंश जो है, जैसे कोई ऐसा जिला है, ठीक है, जिसके अंदर ये आधे जिले से गुजर रही है, तो आधे जिलों से गुजर रही, तो 3 जिले और आते हैं इसके अंदर। और अगर गौंड पहाड़ियों की बात करें तो गौंड पहाड़ियाँ 4 जिलों के अंदर से और गुजर रही है। यानी कि अगर मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से तो 10 ही जिले, ठीक है। अब 10 को कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है। 5 जिले तो उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं, ठीक है। 5 जिले तो इसमें आएंगे। 1 जिला किस में आएगा, मध्य अरावली में, ठीक है बच्चे। और 4 जिले किस में आएंगे, 4 जिले आएंगे दक्षिण अरावली। देखो 5 जिले जो उत्तरी अरावली में है, ये उत्तरी अरावली में जो 5 जिले हैं, ये पूरे के पूरे जयपुर संभाग के हैं। कौन से संभाग के हैं, जयपुर संभाग के हैं। तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर आता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। यानी कि पूरे के पूरे क्या है बच्चे, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, एक तो जयपुर आ गया, ठीक है, एक दौसा आ गया, एक आ गया अलवर, ठीक है बच्चे, और सीकर और झुंझुनू। तो ये यहाँ पर 5 जिले जो हैं वो जयपुर संभाग के हैं, ठीक है बच्चे। मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। और मध्य अरावली को 2 भागों में जो डिवाइड कर रखा है, वो 2 भाग कौन कौन से हैं। एक भाग तो है शेखावाटी की निम्न भूमि, ठीक है। अब देखो दिमाग में जैसे शेखावाटी का नाम आता है तो अपन क्या आता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है बच्चे। सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो शेखावाटी की निम्न भूमि कहां पर है, अजमेर के अंदर है। शेखावाटी की निम्न भूमि कहां पर है, अजमेर में है। और अगर मैं बात करूं तो दूसरा इसका जो प्रकार है वो है मेरवाड़ा की पहाड़ी। अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चे, तो अजमेर में जो अरावली है उसके अंदर जो डिवाइड कर रखा है, अगर बेसिकली बात करें तो कैसे डिवाइड कर रखा है, डिवाइड ऐसे कर रखा है कि एक तो ऊंचा जो क्षेत्र है उसको अलग कर रखा है और एक जो नीचा क्षेत्र है उसको अलग कर रखा है। नीचा जो क्षेत्र है अजमेर में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अजमेर के अंदर जो नीचा क्षेत्र है उसे अपन क्या कहते हैं, वायु घाटियां।
यानी कि जहां पर वायु घाटियां पाई जाती है उस क्षेत्र को अपन शेखावाटी की निम्न भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो पर ऊंचा पर्वत है जैसे टाटगढ़ की पहाड़ी है, तारागढ़ की पहाड़ी है, तो उस क्षेत्र को अपन मेरवाड़ा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यानी कि इसको यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है बच्चे। तो शेखावाटी की जो निम्न भूमि है, इस शेखावाटी की निम्न भूमि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रसिद्ध किसके लिए है? वायु घाटियों के लिए, वायु घाटियों के लिए। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी कि वायु घाटियां क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, वायु घाटियां जो है, ये वायु घाटियां सर्वाधिक कहाँ पर? ब्यावर, ठीक है, सांभर और अजमेर, ठीक है। ब्यावर भी किसमें आता है? अजमेर में आता है, अजमेर सिटी के अंदर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ब्यावर, सांभर और अजमेर यहाँ पर मुख्य रूप से वायु घाटियां पाई जाती है। अब मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है, ये मेरवाड़ा की पहाड़ी मेरे प्यारे बच्चा देखो, यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की जो पहाड़ी है इसके अंदर दो प्रमुख चोटियां, एक तो टाटगढ़ है, टाटगढ़, और एक कौन सी है? तारागढ़, ठीक है। अब मैं बात करूं, यहां पर आ जाऊं उत्तरी अरावली में, तो उत्तरी अरावली की मुख्य चोटियों की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की मुख्य चोटियां कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बता रखी चोटियां, यानी कि राजस्थान की प्रमुख जो अरावली की चोटियां उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया था। जैसे सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अलवर के अंदर भेराज, और बताया था मैंने झुंझुनू के अंदर बाबई। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। आप यहाँ नहीं लिखना, आप जस्ट इसके नीचे लिखना है, ठीक है बच्चे। जैसे पहली है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है। और रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में। जैसे मैं बात करूं बच्चे भेराज, भेराज की बात करें तो भेराज कहां पर है? अलवर में, ठीक है। बाबई की बात करें, बाबई की बात करें बच्चे, तो बाबई कहां पर है? झुंझुनू में, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, जैसे खोनागोरियन कहां पर है? जयपुर के अंदर है। यानी कि उत्तरी अरावली की जो जितनी भी चोटियां हैं, ये प्रमुख चोटियां, और भी चोटियां यहां पर, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल आपको बताया है। जैसे अगर मैं बात करूं मेरवाड़ा की पहाड़ी, तो मेरवाड़ा की पहाड़ी की जो प्रमुख चोटियां हैं वो टाटगढ़ है और तारागढ़ है। दक्षिण अरावली की बात करता हूं, तो दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां, यानी कि प्रमुख जो दक्षिण अरावली कौन कौन सी जिले के अंदर फैली हुई है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो 4 जिलों के अंदर फैली है। कितने जिलों के अंदर? 4 जिलों के अंदर फैली हुई है। अब देखो, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो एक ट्रिक बता देता हूं आपको। जैसे कोई राज नाम का लड़का था, ठीक है, तो राज जो था, ये राज डूंगर पर सोता था, तो राज डूंगर, डूंगर से उठो, से उठो, राज डूंगर से उठो, यानी कि राज से क्या बना? राजसमंद, ठीक है। डूंगर से क्या बना? डूंगरपुर, से सिरोही, और उठो से उदयपुर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, दक्षिण अरावली फिर मारवाड़ा की जो पहाड़ी है वो राजसमंद, डूंगरपुर और सिरोही, उदयपुर के अंदर विस्तृत है। और यहाँ की जो चोटियां हैं निम्न चोटियां, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी आपको गुरु शिखर मिलेगी, गुरु शिखर। और सबकी हाइट मैंने आपको बता रखी है इनकी। गुरु शिखर है जो कहाँ पर है? सिरोही में। जरगा है, बहुत सारी चोटियां हैं। ऐसे ही अगर बात करें अचलगढ़ है, अचलगढ़ है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर बता सकते हैं अपन। यानी कि मुख्य रूप से 10 जिलों के अंदर है, और 10 जिले कौन कौन से विस्तृत है इस प्रकार है। एक बार आप इसको उतारिए, मैं चाय पीता हूं जब तक। ठीक है, चले देखो, उतार लीजिए एक बार। उतार लिया होगा आपने। देखो, अब बात करते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, एक बार आपको मैं रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। देखो, अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला का आकार व संरचना के आधार पर इसका क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है बच्चे। देखो, 5 जिले तो उत्तरी अरावली के अंदर आते हैं, जो पूरे के पूरे कौन से? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जयपुर आ गया, दोसा आ गया, अलवर आ गया, सीकर आ गया और झुंझुनू आ गया।
एग्जाम्पल के तौर पर ये चोटियां यहाँ पर बता सकते हो, रघुनाथगढ़, बैराज और बाबई। ठीक है बच्चे, और भी चोटियां यहाँ पर। मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली और कोई क्या कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ी। मध्य अरावली सिर्फ और सिर्फ एक जिले के अंदर विस्तृत है। शेखावाटी की निम्न भूमि, यानी कि मध्य अरावली को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चे, शेखावाटी की निम्न भूमि और मेरवाड़ा की पहाड़ी। शेखावाटी की निम्न भूमि कहां पर पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहां पर है बच्चे, अजमेर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर शेखावाटी की निम्न भूमि जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में शेखावाटी क्षेत्र के जिले दे दिए जाते हैं, तो वहां से कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। तो शेखावाटी की निम्न भूमि कहां पर है, अजमेर में। और शेखावाटी की निम्न भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, वायु घाटियों के लिए। वायु घाटियां कहां पर सर्वाधिक, ब्यावर, सांबर और अजमेर में। और वायु घाटियों के द्वारा किसकी समस्या उत्पन्न हो रही, पूर्वी राजस्थान में वर्तमान में मरुस्थलीकरण की। ठीक है, रेगिस्तान का मार्ग जिसको अपन कहे थे। ठीक है बच्चे, मेरवाड़ा की पहाड़ी है। मेरवाड़ा की पहाड़ी के अंदर ताड़गढ़, तारागढ़ दो चोटियां हैं। और दक्षिण अरावली या फिर मारवाड़ा की जो पहाड़ी है, यहाँ पर कौन कौन से जिले के अंदर फैला हुआ है, तो राजसमंद है, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। तो यानी कि राज डूंगर से उठो, ये एक ट्रिक है अपनी। और इसमें गुरुशिखर, जरगा और अचलगढ़ तीन चोटियां, यानी कि तीन प्रमुख चोटियां हैं। और भी यहाँ पर चोटियां पाई जाती है। तो एक बार इसको आप उतार लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चे, अब देखो यहां पर अगर बात करें तो मुख्य रूप से तो जो पूरी जिलों के अंदर फैली हुई है अरावली, तो 10 जिलों के अंदर फैली हुई है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिले जहां पर अरावली गुजर रही है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जिले जहां पर अरावली गुजर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चा, तीन ऐसे जिले हैं जहां पर अरावली का कुछ अंश पाया जाता है, जैसे टोंक है, भीलवाड़ा है और बांसवाड़ा। टोंक, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। यानी कि अरावली जो है मुख्य रूप से तो 10 जिलों के अंदर है। ठीक है, लेकिन अगर इसके कुछ अंश की बात करें, इसका जो कुछ अंश है वो कुछ अंश टोंक में अंदर है। ठीक है, टोंक में है, भीलवाड़ा में है, और कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो 3 जिले आ गए, यानी कि अंश कितने, 3 जिले आ गए। यानी कि अरावली कुल कितने जिलों में फैली हुई है, 10 + 3 यानी कि 13 जिलों में। ठीक है बच्चे, अगर गौण पहाड़ी को मिला दे, गौण पहाड़ियां, मैं बताऊंगा आपको गौण पहाड़ियां क्या होती है। गौण पहाड़ियां, तो गौण पहाड़ी को मिला दे तो 4 जिलों के अंदर और मिल जाती है। गौण पहाड़ी को मिला दे तो कितने जिलों में मिल जाती है, 4 जिलों के अंदर और मिल जाती है। यानी कि गौण पहाड़ियों को मिला दे तो 4 जिले कौन कौन से हैं, जैसे जालौर, बाड़मेर, चित्तौड़ और सवाई माधोपुर। कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से, जालौर, बाड़मेर। ठीक है, जालौर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और कौन सा आ गया, चित्तौड़। अब देखो कैसे कैसे आंसर देना है आपको। अरावली राजस्थान के मुख्य कितने जिलों में पाई जाती है, तो 10 जिलों में। ठीक है, अरावली कुल कितने जिलों के अंदर फैली हुई है, तो कुल कितने जिलों के अंदर फैली हुई है, 13 जिलों के अंदर। ठीक है, अरावली की गौण पहाड़ियां व अरावली कुल कितने जिलों में फैली हुई है, तो कितने हो गए, 13 + 4 कितने हो गए, 17 में। 13 + 4 कितने हो गए, 13 + 4 कितने हो गए बच्चे, 17। यानी कि 17 जिलों के अंदर पूरा का पूरा अरावली का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो पहली लाइन तो लिखिए, अरावली मुख्य रूप से 10 जिलों के अंदर विस्तृत है। अरावली मुख्य रूप से 10 जिलों के अंदर विस्तृत है। ठीक है, फिर लिखो अरावली के वे जिले जहां से अरावली का कुछ भाग पाया जाता है। अरावली का कुछ भाग पाया जाता है। ठीक है, कुछ भाग पाया जाता है। तो 3 जिले हैं, 3 जिले कौन कौन से लिखोगे, टोंक,
टोंक आ गया, भीलवाड़ा आ गया और बांसवाड़ा आ गया। टोंक, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये लिख लीजिए, टोंक, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ठीक है, फिर लिखो अरावली 13 जिलों में पाई जाती है। अरावली 13 जिलों में पाई जाती है। कितने जिलों में पाई जाती है? 13 जिलों में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, अरावली 13 जिलों के अंदर पाई जाती है। फिर लिखो बच्चे अरावली की गौड़ पहाड़ियां अरावली के जिलों के अलावा चार अन्य जिले जालोर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़ में विस्तृत है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे। देखो बच्चे, अब मैं बात कर रहा हूं अरावली की। तो अरावली की देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे वर्तमान में। देखो बच्चे, अरावली के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अरावली का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार बताइए। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अरावली जो है, अरावली का विस्तार, तो अरावली का जो विस्तार है वो अरावली का विस्तार मेरे बच्चे अपन कैसे कैसे याद कर सकते हैं? एक तो अक्षांश के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, और एक कैसे कर सकते हैं? देशांतर के द्वारा कर सकते हैं। यानी कि देशांतर के द्वारा और अक्षांश के द्वारा कर सकते हैं। देखो अक्षांश और देशांतर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो राजस्थान का परिचय वहां पर करवाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा। लेकिन इतना आप मैं यहाँ पर बता सकता हूं कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। देखो अगर मैं बात करूं अक्षांश और देशांतर की, तो अक्षांश व देशांतर के एक काल्पनिक रेखाएं हैं और इनको एक माना गया है इमेजिनरी लाइन है। ठीक है बच्चे, तो इनको माना गया है पृथ्वी पर अक्षांश के द्वारा किसी भी जगह के लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अक्षांश से ही अपन जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं देशांतर की, तो देशांतर से किसी भी जगह का समय ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि समय की गणना किससे करते हैं? देशांतर से। देशांतर से अगर बात करें तो देश प्लस अंतर, यानी कि देशों के अंदर समय का अंतर। ठीक है, देशों के अंदर समय का अंतर। यानी कि अक्षांश की मैं बात करूं तो अक्षांश जो है बच्चे, अक्षांश कितने अक्षांश में फैली हुई है? तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। तो कितने देखो बच्चे, यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यहां तक फैली हुई है। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछ ले कि भाई अरावली का विस्तार कहां पर है, तो अरावली का विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अरावली का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर आपको पूछा जाए कि भाई अरावली कुल कितने अक्षांश में बसी हुई है, तो अरावली कुल 5 अक्षांश में बची हुई है। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में बसी हुई है। तो 5 अक्षांश में अरावली बसी हुई है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो उसका देश अक्षांशीय विस्तार भी पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है भाई अरावली कुल कितने अक्षांश में बसी हुई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना? दिक्कत। चले आगे। देखो बच्चे, अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो देशांतरीय जो विस्तार है वो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तृत है। यानी कि 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं, ये जो अरावली है, ये अरावली कुल कितने देशांतर में बसी हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 डिग्री 40 मिनट, 5 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर में बसी हुई, यानी कि 5 डिग्री 40 मिनट देशांतरों में बसी हुई है, यानी कि 5.40 देशांतरों में ये पूरी की पूरी अरावली बसी हुई है। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आप इसको आप नोटेट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। चले देखो, देखो बच्चे मिटा रहा हूं इसको मैं, ये आपने उतार लिया होगा। एक बार बता देता हूं कैसे कैसे। देखो अरावली का विस्तार अपन देख रहे हैं, देखो अरावली का विस्तार अपन जो देख रहे हैं, और अरावली को अपन ने अक्षांशीय आधार पर और देशांतरीय आधार पर दो तरीके से विस्तार मैंने आपको यहाँ पर बताया। यानी कि अरावली का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, विस्तृत है। अरावली 5 डिग्री अक्षांशों में बसी हुई है, यानी कि 5 अक्षांशों में बसी हुई है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये बसी हुई है। अगर मैं बात करूं बच्चे 5 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से के अंदर ये टोटल बसी हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, देखो देखो बच्चे, चले आगे। देखो अब अरावली की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने बहुत बार एग्जाम में पढ़ा होगा या फिर आपने किताबों में देखा होगा या फिर किसी से सुना होगा कि भाई जो अरावली है, ये अरावली अभी यहाँ पर फैली हुई है। तो क्या इसके पहले भी यहाँ पर कुछ हुआ करता था जब अरावली थी नहीं यहाँ पर? तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अरावली जब यहाँ पर नहीं थी तो क्या हुआ करता था? तो अरावली जब यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर एक पहाड़ी हुआ करती थी, एक समूह हुआ करता था जिसको बोलते हैं दहली समूह। क्या बोलते हैं उसको? दहली समूह बोलते हैं। दहली समूह की बात करें तो दहली समूह आर्कियन युग में उसका निर्माण हुआ, आर्कियन या फिर चर्नियन युग में। ठीक है, दहली समूह जो है उसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ, जो आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ठीक है, और अरावली का उद्गम कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में, जो आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो बच्चे इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 30 करोड़ वर्ष पहले का हो गया। यानी कि इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ करती थी? दहली समूह की पर्वतमाला। ठीक है, अब दहली समूह की पर्वतमाला का क्या हुआ? विखंडन हुआ। विखंडन हुआ तो फिर क्या हुआ? इसके मलबे का क्या हुआ? जमा हुआ, और जमा हुआ तो एक नवीन पर्वतमाला का यहाँ पर क्या हुआ? निर्माण हुआ, और जिसको अपन क्या कहते हैं? अरावली पर्वतमाला। ठीक है बच्चे, और अरावली पर्वतमाला के अंदर वर्तमान समय के अंदर इसके अवशेष पाए जाते हैं दहली समूह के, तो टोंक और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन क्या था। देखो देखो बच्चे, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था बच्चे, वो निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। काल में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है बच्चे, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। चले आगे देखो, अब प्री कैम्ब्रियन काल की बात करें तो आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो अरावली के पहले यहां पर क्या था? अपन सवाल ये उठ रहा है कि पहले क्या था। तो पहले क्या था? तो पहले क्या था बच्चे? देखो यहां पर, इससे पहले की मैं बात करूं तो पहले यहां पर क्या हुआ करता था? पहले यहां पर हुआ करता था दहली समूह की पर्वत, दहली समूह की पर्वतमाला। ठीक है, यहां लिख देता हूं इसको।
क्या हुआ करता था, दहली समूह की पर्वतमाला, दहली समूह की पर्वतमाला, ठीक है। अरावली के पहले तो पहले यहां पर दहली समूह की पर्वतमाला थी, और दहली समूह की पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण कब हुआ था, आर्कियन युग में। आर्कियन युग या फिर इसी को कहते हैं बच्चे चर्नियन युग, आर्कियन या फिर चर्नियन युग। यह जो युग है, यह युग आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले, कब की बात है बच्चे, 70 करोड़ वर्ष पहले का है। आज से 70 करोड़ वर्ष पहले की बात, ठीक है। जो ये जो दहली समूह की पर्वतमाला है, ये दहली समूह की पर्वतमाला का क्या हुआ, विखंडन। और विखंडन होता है तो इसका क्या होगा बच्चे, जमाव होगा। विखंडन होता है तो क्या होता है, जमाव होता है। और जब इसका जमाव हुआ बच्चे, विखंडन हुआ तो इसका क्या हुआ, जमाव हुआ। तो इसका जब जमाव होता है तो जमाव होगा तो एक नवीन पर्वतमाला का निर्माण होगा, नवीन पर्वतमाला। और जब नवीन पर्वतमाला का यहां पर निर्माण होगा तो उस नवीन पर्वतमाला का नाम क्या है बच्चे, उसका नाम होगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला के अंदर अभी वर्तमान में अवशेष की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान में अवशेष पाए जाते हैं इस अरावली में वर्तमान में अवशेष पाए जाते हैं दहली समूह के। तो कहां पे पाए जाते हैं, टोंक व सवाई माधोपुर के, कहां पर पाए जाते हैं, टोंक व सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला के अंदर अगर वर्तमान में अवशेष की बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अवशेष पाए जाते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि अरावली पर्वतमाला के पहले यहाँ पर दहली समूह हुआ करता था, और ये जो दहली समूह है, ये दहली समूह का निर्माण आर्कियन युग में हुआ या फिर चर्नियन युग में हुआ, आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसका एक बार विखंडन होता है तो मलबा बाहर निकलता है और इसका क्या हुआ, मलबा का जमाव होता है। और जब इसका जमाव होता है बच्चे तो यहाँ पर एक नवीन पर्वतमाला का निर्माण होता है और उसका नाम क्या होता है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अंदर वर्तमान में अवशेष पाए जाते हैं दहली समूह के, वो टोंक और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, टोंक व सवाई माधोपुर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलें आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो चलें आगे, मिटा दूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार इसको आराम से नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, चले आगे, देखो मिटा रहा हूं इसको मैं। देखो बच्चों, अब बात करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला की, और अरावली पर्वतमाला में खेती की जाती है। अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से खेती की जाती है, कृषि की जाती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अरावली पर्वतमाला में
की कृषि। भाई अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी कृषि उगाई जाती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर अगर बात करें तो पहली कृषि में ऐसे बता रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आरएस के अंदर कि स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। और अरावली के क्षेत्रों के अंदर, अरावली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से खेती की जाती है, अलग अलग जनजातियों द्वारा की जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पुटअप होगा, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले स्थानांतरण कृषि की। किसकी बात करेंगे? स्थानांतरण कृषि की। स्थानांतरित जो कृषि है इसी को झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। और ये जो कृषि है बच्चे, इसको आदिवासी लोग करते हैं और पेड़ पौधों को काट कर करते हैं। किसको काट कर करते हैं? पेड़ पौधों को काट कर करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाता हूं। तो पहली जो कृषि पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो स्थानांतरित कृषि या फिर इसी को झूमिंग कृषि के बारे में। स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि, ये जो कृषि है ये कृषि कौन करता है? तो ये कृषि आदिवासी लोग करते हैं। और ये जगह जगह पर क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काटते हैं अरावली के अंदर, ठीक है। और जब पेड़ पौधों को काटते हैं तो वर्तमान समय में पेड़ पौधों को जहां पर काटा जाता है तो उस पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस कृषि पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये जो कृषि जहां पर की जाती है वहां पर आदिवासी लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे काटते हैं, ठीक है बच्चे। देखो ये जो कृषि है बिना यंत्रों की जाती है, बिना यंत्रों के औजारों के की जाती है, ठीक है। और ये कृषि 1 से 3 वर्ष में एक जगह से बदल बदल कर बोते हैं, यानी कि जगह बदल देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि। चले आगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो कृषि है, देखो ये कृषि जो है ये कौन करता है? कौन करता है? तो ये कृषि कौन करेगा बच्चे? आदिवासी लोग। आदिवासी लोग, ठीक है। ये लोग कैसे करते हैं? बिना औजार के, बिना औजार के करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है इसको 1 से 3 वर्ष में जगह बदल कर बोते हैं, ठीक है। जगह बदल कर बोते हैं। और ये कृषि जो है ये आदिवासी लोग पेड़ पौधे काट कर करते हैं। इसलिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस कृषि पर रोक लगा दी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि पर, कौन सी कृषि पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में रोक लगाई? तो वो है स्थानांतरित कृषि या फिर झूमिंग कृषि, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप यहां से इसको नोटेट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले आगे, एक बार इसको आप नोट कीजिए बच्चे। चले बच्चे, देखो चलते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है? स्थानांतरण कृषि को ही क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। कौन करता है? आदिवासी लोग बिना औजार के 1 से 3 वर्ष में इसको जगह बदल कर बोते हैं, पेड़ पौधे काट कर करते हैं। इसलिए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इस कृषि पर रोक लगा दी, ठीक है। देखो ठीक है, चलें आगे, बढ़े आगे। देखो
देखो बच्चे, अब अरावली पर्वतमाला में जो अलग अलग जगह पर कृषि की जाती है, जैसे अगर अरावली पर्वतमाला के ढालों पर की जाने वाली कृषि को वालरा कृषि कहते हैं, और वालरा कृषि ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं बच्चे? ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं। जैसे अरावली के मैदानों में की जाने वाली जो कृषि है वो है चिमाता कृषि, और चिमाता कृषि को भील जनजाति के लोग करते हैं, और भील जनजाति के लोग सर्वाधिक राजस्थान में उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे अरावली के दक्षिण में दाजिया, दक्षिण दयपुर दाजिया कृषि की जाती है, जिसको डामोर जनजाति के लोग करते हैं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक निवास करते हैं। जैसे अरावली के दक्षिण पूर्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है बच्चे। ठीक है, तो चलें आगे। देखो, अरावली पर्वतमाला के ढालों पर की जाने वाली कृषि, अरावली पर्वतमाला के ढालों पर की जाने वाली कृषि की जाने वाली कृषि, यानी कि ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। इसकी जो ढाल है, ये जो ढाल है, ये ढाल जो है, इन ढालों पर की जाने वाली कृषि के बारे में बात हो रही है। तो इन ढालों पर की जाने वाली जो कृषि बच्चे, वो कौन सी है? कौन सी कृषि है? तो वो कृषि है वालरा कृषि। वालरा कृषि कौन सी कृषि है? वालरा कृषि। इधर कृषि आ जाएगी। ठीक है, तो वालरा कृषि है। और वालरा कृषि सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है? जिले की बात करें तो वालरा कृषि सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है बच्चे? तो वह है कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? वालरा कृषि को सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो गरासिया। और गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? कौन से जिले के अंदर निवास करती है? तो वो है बच्चे सिरोही। कहाँ निवास करती है? सिरोही के अंदर। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा होगा आपको। देखो अरावली के ढालों पर की जाने वाली कृषि, तो अरावली के ढालों पर की जाने वाली जो कृषि है वो कौन सी कृषि है बच्चे? अरावली के ढालों पर, यानी कि अरावली, ये अरावली है, तो इसकी जो ढाल है, इन ढालों पर की जाने वाली कृषि के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अरावली के ढालों पर की जाने वाली जो कृषि है, ये कृषि कौन सी है बच्चे? वालरा कृषि। कौन सी कृषि है? वालरा कृषि। वालरा कृषि। और वालरा कृषि को सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति जो है, ये गरासिया जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला के मैदानों में की जाने वाली कृषि के बारे में ये सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अरावली पर्वतमाला, अरावली के मैदानों में की जाने वाली कृषि, अरावली के मैदानों में की जाने वाली कृषि। तो अरावली के मैदान, जैसे ये अरावली है, तो ये जो मैदान है, इस मैदानों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चिमाता कृषि। क्या कहते हैं इसको? चिमाता कृषि। क्या कहते हैं बच्चे? चिमाता कृषि। क्या कहते हैं इसको बच्चे? चिमाता कृषि। और चिमाता जो कृषि है, इसको सर्वाधिक भील जनजाति के लोग करते हैं। भील जनजाति।
और भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर में। कहाँ पर बच्चे? उदयपुर में। तो भील जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अरावली की बात हो रही है, अरावली के दक्षिण में की जाने वाली कृषि, अरावली के दक्षिण में की जाने वाली जो कृषि है, अरावली के दक्षिण में जो की जाने वाली कृषि है वो कौन सी कृषि है? देखो बच्चे, अरावली के दक्षिण में की जाने वाली कृषि, ये दक्षिण भाग हो गया, उत्तरी भाग हो गया। तो अरावली के दक्षिण में की जाने वाली जो कृषि है वो दाजिया कृषि है। दजिया भी कहते हैं कुछ किताबों में इसको, दजिया या फिर दाजिया कृषि। और दजिया जो कृषि है वो डामोर जनजाति के लोग, डामोर जनजाति के लोग करते हैं। और डामोर जनजाति के लोग जो है ये सर्वाधिक डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में निवास करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सारी चीज़ें मैं खुद लिखवा दूंगा। ठीक है, और अरावली के दक्षिण पश्चिम में की जाने वाली कृषि, तो अरावली के दक्षिण पश्चिम में की जाने वाली जो कृषि है उसको बत्रा कृषि कहते हैं। बत्रा या फिर बत्रा कृषि कहते हैं, या फिर 12 बूंदी कृषि कहते हैं। ठीक है, 12 बूंदी भी इसको कहते हैं। देखो ये जो कृषि है, इस कृषि को सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। सहरिया जनजाति के लोग, देखो बच्चे, सहरिया जनजाति के लोग किसको करते हैं? और सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक बारां में निवास करते हैं। कहां पर करते हैं? बारां में। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा आपको। तो देखो, अरावली पर्वतमाला के ढालों पर की जाने वाली कृषि वालरा कृषि है, जो गरासिया जनजाति के लोग करते हैं, और गरासिया जनजाति के लोग सिरोही में। मैदानों में, अरावली के मैदानों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कृषि कहते हैं, जो भील जनजाति के लोग करते हैं। और कहाँ पर है? उदयपुर में। भील जनजाति के लोग ज्यादा उदयपुर में। अरावली के दक्षिण में की जाने वाली कृषि दजिया कृषि है, जो डामोर जनजाति के लोग करते हैं, और डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अरावली के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर अरावली के दक्षिण पूर्व में की जाने वाली कृषि बत्रा या फिर 12 बूंदी कृषि है। और ये कृषि जो है सहरिया जनजाति के लोग करते हैं। सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक 12 के अंदर। तो यहाँ से 3 प्रमुख क्वेश्चन बन रहे हैं प्रत्येक कृषि के साथ। एक तो कौन सी कृषि, जैसे आपको चिमाता कृषि है, तो चिमाता कृषि के बारे में पूछा है कि चिमाता कृषि अरावली के कौन से भाग में की जाती है? तो मैदानों में की जाती है। कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भील जनजाति के लोग। भील जनजाति के लोग सर्वाधिक उदयपुर में। तो हेडिंग लगाइए यहाँ पर आप और लिखिए वालरा कृषि। हेडिंग लगा, लिखिए वालरा कृषि। ठीक है, वालरा कृषि। और इसमें लिखिए, ये लिख लिया ना, ऐसे लिख लेंगे आप, क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे आप भी बना लो और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना आप। ठीक है, खुद के हिसाब से। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी, यहाँ पर सारा मैटर आपको दे दिया। आप थोड़ा बहुत आप भी लिखना सीखो। ठीक है, तो अपना टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, और अपन कल बात करेंगे इसी जगह से। और आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चे, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।